चेक बाउंस के मामले आजकल कोर्टों में प्रमुखता से छाए रहते हैं। सरकार ने कोशिश की है कि चेक के धारक को यानी कि पैसा देने वाले को मुकदमे के निपटारे से पहले कुछ अंतरिम राशि मिल जाए तो उसे थोड़ा बहुत सुकून मिल सकेगा और यह कदम न्यायहित में भी होगा। इसके लिए सरकार ने वर्ष 2018 में सेक्शन 138 एनआई एक्ट के बाद एक और सेक्शन कानून की किताब में बना दिया था। यह कानून था या यह नया सेक्शन था सेक्शन 143 ए एनआई एक्ट। सरकार को लगा कि जिन लोगों के पैसे मुकदमों में फंसे हुए हैं और केस का निपटारा बहुत दूर दिखाई देता है तो यह नया कानून उनको बहुत भरोसा देगा। इस नए सेक्शन 143 ए एनआई एक्ट के अनुसार पहली बात, जिन केसेस में संक्षिप्त मुकदमा चले उनमें प्लीड नॉट गिल्टी की स्टेज पर, तथा दूसरी बात, सभी सामान्य केसेस में चार्ज फ्रेम करने की स्टेज पर कोर्ट आरोपी को यह आदेश देगा कि वह कंप्लेनेंट को चेक राशि के 20% राशि तक का अंतरिम भुगतान कर दे। यदि बाद में कंप्लेनेंट केस जीत जाए तो उसको शेष राशि दे दी जाए और यदि आरोपी केस जीत जाए तो वह 20% राशि जो उसने अंतरिम भुगतान के रूप में दी थी उसे बैंक के ब्याज सहित वापस मिल जाए। यह भी कहा गया कि कोर्ट द्वारा अंतरिम भुगतान का आदेश करने के बाद भी यदि आरोपी इस राशि का भुगतान कंप्लेनेंट को न करे तो इसे सेक्शन 421 सीआरपीसी में बताए गए तरीके के अनुसार सरकारी फाइन की तरह से वसूल किया जाए। हमारे व्यूअर्स को ज्ञात होगा कि फाइन वसूली के इस तरीके में उस व्यक्ति के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है और जो उसकी संपत्ति होती है उस संपत्ति के ऊपर कुर्की वारंट जारी किया जाता है। तो इस तरह से गिरफ्तारी और कुर्की के द्वारा सरकारी फाइन को वसूल किया जाता है। यहाँ इस पॉइंट पर वीडियो दो दिशाओं में आगे जाना चाहती है। पहली दिशा तो वह है कि आरोपी लोग ऐसा क्या करें कि मजिस्ट्रेट के सामने जाने पर वह ऐसा अंतरिम राशि के भुगतान का ऑर्डर पारित न कर पाए। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब भी कोई आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने जाए तो अपनी एक ट्रायबल डिफेंस लेकर जाए। ट्रायबल डिफेंस का मतलब होता है ऐसी डिफेंस जिसकी सच्चाई का पता ट्रायल के बाद ही लग पाएगा। तो ऐसी ट्रायबल डिफेंस के बाद मजिस्ट्रेट ऐसी अंतरिम राशि के भुगतान का आदेश नहीं दे पाएंगे और आरोपी को इससे दूसरे झंझटों में फंसने से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इस तरह की बातें हम किसी अगली वीडियोज में करेंगे जिसमें वह विषय लिया जाएगा। दूसरी दिशा जिसमें यह वीडियो आगे बढ़ना चाहती है वह है जिसमें कुर्सी पर डब्बू जी के जैसे मजिस्ट्रेट और जज बैठे मिलते हैं, जो सेक्शन 143 ए एनआई एक्ट के तहत अंधाधुंध ऑर्डर पास करते रहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई सोच विचार नहीं, बस ऑर्डर पास करने से मतलब है। जैसा कि इस केस में भी हुआ, पहली ही तारीख पर आरोपी को सुने बिना, गुण दोष को जाने बिना मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 143 ए एनआई एक्ट का ऑर्डर पास कर दिया। ऐसे ऑर्डर्स को देखकर सुप्रीम कोर्ट को भी चकित रह जाना पड़ता है। 25/2/2019 को अपलेंट अक्यूज ने 7 लाख रुपए का चेक कंप्लेनेंट को दिया था, जो बाद में डिसऑनर हो गया। कंप्लेंट डाली गई, मुकदमा शुरू हो गया। 16/8/2019 को आरोपी अपने एडवोकेट के साथ कोर्ट में हाजिर हुआ तो कोर्ट ने कुछ सुना नहीं, कुछ देखा नहीं, दोनों पक्षों की बातें नहीं जानी। उसने आरोपी को सेक्शन 143 ए एनआई एक्ट के तहत 20% राशि जमा करवाने के लिए कहा। जब आरोपी वह राशि जमा नहीं करवा पाया तो कोर्ट ने उसे थोड़ा सा 1 महीने का समय बढ़ाकर दे दिया, लेकिन वह फिर भी उस 20% अंतरिम राशि को जमा नहीं करवा पाया। उसके बाद अगली तारीखों पर अपलेंट अक्यूज ने सेक्शन 145 के भाग 2 एनआई एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगाई। उसका कहना था कि कंप्लेनेंट ने जो बात कही है वह सही नहीं है, अतः उस कंप्लेनेंट को क्रॉस एग्जामिन करने का अधिकार आरोपी को दिया जाए। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब तो भरे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि क्योंकि आपने 20% अंतरिम राशि तो जमा करवाई नहीं है, ऊपर से हमें यहाँ कानून झाड़ रहे हो, इसलिए हम आपकी यह अर्जी नामंजूर करते हैं। और मजिस्ट्रेट साहब ने उस एप्लीकेशन 145 भाग 2 एनआई एक्ट को डिसमिस कर दिया। वह आरोपी कंप्लेनेंट को क्रॉस नहीं कर पाया। तो जब आप किसी को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो उसका पूरा का पूरा केस प्रूव मान लिया जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ और आरोपी को वह केस मजबूरन हारना पड़ा। मजिस्ट्रेट ने उस आरोपी को सजा कर दी। सजा करने के बाद आरोपी ने उस सजा के खिलाफ अपील कर दी। अपीलेट कोर्ट यानी कि सेशंस कोर्ट ने भी कहा क्योंकि यह आरोपी मजिस्ट्रेट साहब द्वारा आदेशित 20% अंतरिम राशि को जमा करवाने का इच्छुक नहीं था,
अतः उसके क्रॉस के अधिकार को मजिस्ट्रेट ने ठीक ही ठुकरा दिया है। उन्होंने भी अपील को खारिज कर दिया। मजिस्ट्रेट यहाँ से भी निराश हुआ और निराश होकर हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि दोनों कोर्स बिल्कुल ठीक है, आरोपी तो निरा उद्दंड है, अतः उसे सही रूप से दंडित किया गया है। उन्होंने भी आरोपी की अपील को खारिज कर दिया। अब आरोपी के पास कोई और ठिकाना बचा नहीं था, वह सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी गुहार को लेकर पहुंच गया। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। केस का नाम है नूर मोहम्मद वर्सेस खुर्रम पाशा। यह एक क्रिमिनल अपील थी जो SLP क्रिमिनल नंबर 2872/2022 में पैदा हुई थी। इसे जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस S रविंद्र भाट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने 2 अगस्त 2022 को तय किया था। जिस समय आरोपी सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा तो वहां उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह तर्क रखा कि यदि आरोपी कोर्ट द्वारा आदेशित 20% अंतरिम राशि को जमा करवाने में असफल रहा था तो उसका उपचार स्वयं NI एक्ट के उसी सेक्शन 143A में दिया हुआ है। सेक्शन 143 NI एक्ट के सब सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि यदि अंतरिम राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो कोर्ट उस अंतरिम राशि को सेक्शन 421 CRPC में बताए गए तरीके से उगाही कर सकता है। लेकिन मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर सेक्शन 421 CRPC वाले तरीके का इस्तेमाल न करके किसी अन्य तरीके को काम में लिया और आरोपी को क्रॉस करने के अवसर से वंचित कर दिया। मजिस्ट्रेट ने जो यह काम किया उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के अधिकार से उसको वंचित कर दिया। यह गैर कानूनी तरीका था, अतः इस गैर कानूनी तरीके को खारिज किया जाना चाहिए। यह आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग रखी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर विचार करते हुए अपने एक पुराने निर्णय स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस सिंघाड़ा सिंह AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट 358 का हवाला दिया। यह केस सुप्रीम कोर्ट का बहुचर्चित केस है और इसे प्रिवी काउंसिल के एक और भी पुराने निर्णय नजीर अहमद वर्सेस किंग एम्परर AIR 1936 प्रिवी काउंसिल 253-2 का अनुसरण करते हुए तय किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह कहना बहुत बनावटी हो जाएगा कि कानून द्वारा बताई गई विधि को पूर्णतः पालन करने के अलावा किसी और विधि का सहारा लिया जाए। यह जो अन्य विधि होगी वह कानून के बाहर की विधि होगी, कानून की विधि नहीं होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अन्य निर्णय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई वर्सेस अंजुम MH घासवाला 2002 एक SCC 633 का हवाला दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी कानून का अर्थ स्पष्ट करने का यह एक सामान्य नियम है कि जब भी कोई कानून किसी अथॉरिटी को कोई शक्ति प्रदान करता है और उस शक्ति को उपयोग करने का तरीका भी लिख कर देता है तो वह अथॉरिटी उस शक्ति को केवल उसी अधिकृत तरीके से ही उपयोग कर सकती है, किसी अन्य तरीके से वह उस शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती है। उसके बाद कोर्ट ने वर्तमान केस का विश्लेषण किया। जब आरोपी को 20% अंतरिम राशि जमा करवाने के लिए कहा गया था तो न जमा करवाने की स्थिति में कोर्ट के पास सेक्शन 143A के सब सेक्शन 5 में वृहत शक्तियां प्राप्त थी। वह सेक्शन 421 CRPC में बताए गए तरीके से उस फाइन की उस 20% अंतरिम राशि की उगाही करने का अधिकारी था। लेकिन कोर्ट ने सेक्शन 143A पार्ट 5 NI एक्ट के तहत अपनी उस शक्ति का उपयोग नहीं किया, बल्कि किसी ऐसी शक्ति का उपयोग किया जो उस मजिस्ट्रेट की कोर्ट के पास थी ही नहीं। मजिस्ट्रेट ने आरोपी का राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म कर दिया, जिसकी शक्ति मजिस्ट्रेट के पास किसी कानून के तहत नहीं थी। बाद में मजिस्ट्रेट के इसी निर्णय को सेशंस कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने सबने अनुमोदित कर दिया, यानी कि उन ऊपर वाली कोर्ट्स ने भी वही गलती दोहराई जो मजिस्ट्रेट ने दोहराई थी। जो शक्ति मजिस्ट्रेट की कोर्ट में निहित नहीं थी उसका पालन किया और जो निहित थी उसका पालन नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी कोर्टों के निर्णय को खारिज करते हुए दोबारा से मजिस्ट्रेट की कोर्ट के सामने दोबारा ट्रायल को करने का निर्देश दिया और कहा कि इस आरोपी के ऊपर दोबारा से मुकदमा चलाया जाए।
जब आप भी किसी गलत कानूनी निर्णय के शिकार बन जाएं, किसी बैड जजमेंट के शिकार बन जाएं, तो डरे नहीं, उस निर्णय को कानूनी रूप से चुनौती दें। उस बात पर सही कानूनी स्थिति का पता करें, सही कानूनी आधारों पर उस गलत निर्णय को चुनौती दिया जाना आवश्यक है। यही नहीं, पूरी शक्ति के साथ चुनौती दिया जाना आवश्यक है। यदि एक कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी तो उससे ऊपर वाली कोर्ट में होगी, उससे ऊपर नहीं होगी तो उससे ऊपर वाली कोर्ट में होगी, और अंत में सुप्रीम कोर्ट तो हमारे पास है ही। आपको कानून की सही स्थिति से अवगत कराने के लिए हमने आपके लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन की व्यवस्था की है। आप में से अनेक व्यूअर्स को यह शिकायत रहती है कि उनके स्थानीय स्तर पर कानून की सही जानकारी उनको उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, तो कानून की सही जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए हम आपको इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन देंगे। सही कानूनी जानकारी के अभाव में आप सही समय पर सही कानूनी कदम नहीं उठा पाते हैं। अब आपको यदि सही कानूनी जानकारी के संकट का सामना है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेज सकते हैं। हम आपको सही कानूनी जानकारी से अवगत कराएंगे, इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन प्रदान करेंगे। आपकी तरह बहुत से व्यूअर्स कानून को लेकर भ्रम के शिकार हैं। उन्हें नहीं पता कि सही रास्ता क्या है। उनके वकील उनसे बात छुपाते हैं, कोर्ट में उनकी बात सुनी नहीं जाती है। ऐसे में आप अपनी मुश्किल को हमसे पूछकर हल कर सकते हैं। हम अपने मेंबर्स के लिए कानून का पथ प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए कंसल्टेशन देते हैं, रिटर्न कंसल्टेशन देते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं। बेल, प्रिंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, रिप्लाई, प्लीडिंग, आर्गुमेंट्स आदि में हम अपने क्लाइंट्स की सहायता करते हैं। यदि आप नए एडवोकेट हैं तो भी हम आपका पूरा सहयोग करते हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं आने देते हैं। सारे भारत देश से केसेस, सवाल, सहयोग की पुकार हम तक आती है और हम उसे पूरा करने में जुटे रहते हैं। हम आपकी सहायता भी करेंगे। आप हमें अपनी मुश्किल तो बताइए, हम इसके लिए प्रणबद्ध हैं। आप हमें अपनी कानूनी जरूरतें बताएं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।